नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। हमने जो बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की यूनिट 2 की शुरुआत करी थी। आज हम उसके पार्ट 5 के बारे में चर्चा करेंगे। हमने तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा की शुरुआत करी थी, तो आज हम उसी को जारी रखेंगे। पिछले पार्ट में हमने गबन उपन्यास के दूसरे तत्व पात्र योजना और चरित्र चित्रण की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पात्र योजना के बारे में जाना था और हमारे सामने जो प्रमुख 10 पात्र थे उनमें से हमने रमानाथ और जालपा के चरित्र चित्रण के बारे में जाना था। आज हम अन्य पात्रों के बारे में या उनके चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य पात्रों में हमारे सामने सबसे पहले रतन आती है। रमानाथ और जालपा की मुख्य कथा को उभारने में रतन की उपकथा का बहुत बड़ा हाथ है। प्रस्तुत उपन्यास में वह ऐसी नारी के रूप में चित्रित हुई है जो भाग्य की मार से जीवन के अनेक सुख और दुख के रंगों को जीती है। एक और वह जीवन की अपार सुख समृद्धि को भोगती है तो बाद में लाचारी और असहाय स्थिति का भी शिकार बनती है। रतन एक निर्मल, सरल और निष्कपट नारी है। उसका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ होता है जिसे वह भाग्य की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेती है। धन धान्य से समृद्ध होने पर भी न तो उसके मन में किसी प्रकार का लालच है और न ही उसका कोई गर्व है। वह एक पतिव्रता नारी है जिसके लिए पति की कामना सर्वोच्च है। यद्यपि वकील इंद्रभूषण उससे आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी पति के प्रति उसके श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं है। वह चाहती है कि उसके पति निरोगी और सुखी जीवन व्यतीत करे। इसके लिए वह उन्हें कलकत्ता भी लेकर जाती है। उसकी मनोकामना है, अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे। पति के लिए उसके मन में सदैव उच्च विचार ही रहे। वह जानती है कि वकील जी बाहर से जितने कठोर हैं, भीतर से उतने ही नर्म और कोमल हैं। पति के द्वारा वसीयत लिखे जाने पर रतन की हड़बड़ाहट और आशंका की प्रतिक्रिया उसके पति प्रेम का स्पष्ट प्रभाव है। वह एक स्वाभिमानी नारी है। आत्मसम्मान बनाए रखने की कला उसे बखूबी आती है। रमानाथ जब बार बार कहने पर सर्राफ के बारे में उसे नहीं बताता तो वह बड़े अभिमान से कह उठती है, जो सर्राफ इस प्रकार के टाल मटोल कर रहा है उसकी दुकान नीलामी करवा कर वह उसे जेल भिजवा देगी। कुछ स्थलों पर रतन और जालपा का चरित्र सम्मान ऊंचाई को छूता हुआ प्रतीत होता है। मैत्री के क्षणों में दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर चित्र की उदात्त मनोभूमि प्रस्तुत करती हैं। जालपा की कठिन परिस्थितियों में रतन सदा उसके साथ रही। इसी प्रकार रतन के साथ जालपा भी अपने को प्रस्तुत करती है। इसलिए रतन जालपा से कहती है, मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। पति की मृत्यु के बाद उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है और मणिभूषण जब उसका सब कुछ हड़प लेने का प्रयत्न करता है तो भी वह नहीं घबराती। सुख सुविधाओं में लंबे समय तक रहने वाली रतन परिस्थितियों से समझौता करना बखूबी जानती है। तभी तो उसके मन में ये विचार उठते हैं, मैं क्यों अनाथिनी समझ रही हूँ? क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? यही होगा ना कि लोग हंसेंगे, मगर मुझे हंसी की क्या परवाह। रतन के चरित्र में किंचित मात्र प्रदर्शन प्रियता का भी अंश है। व्यर्थ का प्रदर्शन वह कभी नहीं करती। जब आत्म प्रदर्शन के उसे सभी साधन उपलब्ध हों तो वह उनका उपयोग क्यों न करे। हंसी विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, ये सभी उसके विवाहित जीवन का आवश्यक अंग बन गई थी। उसमें आभूषणों के लिए भी विशेष आकर्षण था और यह आभूषण प्रियता हर नारी में स्वाभाविक रूप से होती ही है। के कंगन उसे इतने भाते हैं कि वह वैसे ही कंगन लेने के लिए ललायित रहती है, किंतु उसकी इस भावना से किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह इस आदत की पूर्ति सहज ही कर सकती है। इस प्रकार रतन एक ऐसा नारी चरित्र है जो समाज की दूषित वृत्तियों की शिकार नारियों का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की सहज भावनाएं, प्रेम, ममता आदि विपरीत परिस्थितियों की झोंक में कुचली जाती हैं। इतना ही नहीं, असाध्य विधवा के रूप में वह नारकीय यातना सहन करने के लिए विवश की जाती है। इस रूप में रतन पाठक की सहानुभूति का पात्र बन गई है।
हमने रतन के चरित्र चित्रण के बारे में जाना, उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम देवी दीन के बारे में जानेंगे, देवी दीन के चरित्र के बारे में जानेंगे। देवी दीन गबन उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। यद्यपि यह उपन्यास के उत्तरार्ध में आता है, थोड़े में बहुत ही भावना इस पात्र के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। यह पात्र मुख्यतः लेखक के विचारों का प्रतिनिधि पात्र है, यानी देशभगत, साहसी, कर्मवीर, ये सभी प्रेमचंद जी के मन की बात को प्रस्तुत करते हैं। देवी दीन रमानाथ को रेलगाड़ी में उस समय मिलता है जब रमानाथ विपरीत परिस्थितियों से घबराकर रेल में बिना टिकट बैठ जाता है। टिकट चेकर के आने पर रमानाथ की घबराहट देखकर किराए के पैसे मुझसे ले लेना देवी दीन कहता है, तो रमानाथ पाता है कि उसके सामने 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी है। मांस तो क्या, हड्डियां तक गल गई थी, मूछ और सिर के बाल मुंडे हुए थे। एक छोटी सी बकूची के सिवा उसके पास और असबाब भी न था। देवी दीन उस समय बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहा था। ऐसे बुजुर्ग को मित्र के रूप में पाकर रमानाथ धन्य हो उठता है। कलकत्ते में वह रमानाथ की भरसक सहायता करता है। वस्तुतः देवी दीन मानवीय आदर्श का साकार रूप है। दुखी पीड़ित की सहायता करना उसके जीवन का लक्ष्य है। जीवन को उसने बहुत गहराई से देखा है। यही कारण है कि उसे मानव मन की सहज परख है। रमानाथ को देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि वह किसी आपत्ति में पड़कर घर से भागा हुआ युवक है। पुलिस के हथकंडों से भी वह अनजान नहीं है, इसलिए रमानाथ को उससे बहुत सहायता मिलती है। राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के पाखंडियों को वह भली भांति जानता है। इसीलिए रमानाथ के मुंह से सेठ करोड़ीमल की दानवीरता की बात सुनकर वह कहता है, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। अगर साल में 2-4 हजार का दान न कर दे तो पाप का धन कैसे बचे। साथ ही उसका यह भी विचार प्रकट होता है, आदमी चाहे और कुछ न करे, मन में दया बनाए रखे, यही स्वधर्म का धर्म है। देवी दीन की सद्भावना से प्रेरित होकर रमानाथ उससे कुछ भी नहीं छिपाता। उसकी दयनीय दशा से द्रवित होकर देवी दीन उसकी भरपूर सहायता करता है। वह एक ऐसा देशभक्त है जो समय पड़ने पर देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वह अपनी देशभक्ति का प्रचार नहीं करता, कोई मूल्य नहीं चाहता और न ही किसी पर किसी प्रकार की कृतज्ञता प्रकाशित करता है। वह भोग विलास में अंधे हो रहे देशभक्ति के नाम पर कलंकित करने वाले बड़े बड़े आदमियों से सख्त नाराज है। उन्हीं के लिए देवी दीन का रोष इस रूप में प्रकट होता है, अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे, पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबी को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, बिलायती शराबें उड़ाओ, बिलायती मोटरें उड़ाओ, बिलायती मुरब्बे और अचार चखो, बिलायती बर्तनों में खाओ, बिलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम पर को रोए जाओ। इस रूप में देवी दीन प्रेमचंद की उत्कृष्ट देशभक्ति का साकार रूप है। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरकर देवी दीन का व्यक्तित्व निखर गया है। उसमें साहस और उत्साह का अपूर्व भंडार है। रमानाथ के लिए वह सभी से, यहाँ तक कि दरोगा से भी उलझने की हिम्मत रखता है। हूँ तो 2 टके का आदमी, पर बड़े बड़े अफसरों तक पहुँच है। जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और यह चपरास भी नहीं रहेगा हुजूर। कलकत्ता से प्रयाग आकर खेतीबाड़ी करने में उसका रूप और भी तेजस्वी हो उठता है। जमीन लेकर बाग लगाने, गाय भैंस खरीदकर वह सुख और शांति का अनुभव करता है। देवी दीन के चरित्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष और भी है, वह उसका विनोदी स्वभाव। जीवन की गहराइयों को गंभीरतापूर्वक समझने, विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल से धाक जमाने वाले देवी दीन की ऊर्जा का स्रोत है उसका हंसमुख स्वभाव। वह बेबात पर भी हंस देता है, जिस पर लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती है।
पत्नी स्वत्र ओजस्वी गंभीरता दिखाने वाला यह वृद्ध अपनी बुढ़िया के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है। इस रूप में यह पात्र एक ऐसा चरित्र है जो समाज में बहुत कम लेकिन फिर भी देखने को मिल जाते हैं। हमने देवी दिन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे प्रमुख पात्र के अंतर्गत अन्य पात्रों में जुड़ी जोहरा। जोहरा एक नर्तकी अर्थात वेश्या है जो समाज से ठुकराई हुई कुपथ पर चलने के लिए विवश है। पुरुषों की वासनावृत्ति उसके जीवन की लाचारी है, लेकिन वह अपने जीवन के इस कुरूप पक्ष की गहराई को भली भांति समझती है। रमानाथ के द्वारा उस जैसी नारियों पर व्यंग्य का उत्तर वह इस रूप में देती है। वहाँ आप लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, सहज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। जोहरा पैसे की मोहताज या वासना की मूर्ति नहीं, जीवन की सच्ची परख रखने वाली विचारशील नारी है। प्रेम के महत्व को वह भली भांति समझती है। रमानाथ के पास उसे इसलिए भेजा गया था कि वह अपनी पत्नी को भूल जाए, पर रमानाथ के अनुराग से प्रेरित होकर उसकी इच्छा पूर्ति के लिए वह जालपा को खोज निकालने के लिए प्राणपण से जुट जाती। रमानाथ जालपा का पता मिलते ही घर से निकल पड़ता है तो उसके हृदय में रमानाथ के प्रति सात्विक प्रेम इस रूप में व्यक्त हुआ है। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर गर्व से फूली न समाती हो। रमानाथ इस अमर प्रेम से अनभिज्ञ नहीं है, वह उसका अनुचित लाभ नहीं उठाता है। उसके उद्गार इन शब्दों में व्यक्त हुए हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर से औरों को अंधकार मिलता है। विश्व में भी मुझे सुधा प्राप्त हो गई। यह एक ऐसा चरित्र है जो जीवन पथ में नीचे से ऊपर की ओर उठती गई है। गोद में बच्चे को लिए डूबती हुई स्त्री को बचाने के लिए वह गंगा की तेज लहरों में सदा के लिए लीन हो जाती है। इस रूप में उसने अपने अस्थिर जीवन का एक स्थिर अंत स्वीकार किया। यह प्रेमचंद का आदर्श भाव है जो यदा कदा पात्रों के माध्यम से पाठक तक पहुंचता ही है। हमने जोहरा के बारे में जाना, उसके चरित्र चित्रण के बारे में जाना। अब हम जानेंगे दयानाथ के बारे में। दयानाथ रमानाथ के पिता हैं। वे एक स्थिर पात्र हैं जो जीवन में सदैव सुनिश्चित आदर्शों पर ही चलते हैं। ईमानदारी जिसके जीवन का मूल आदर्श है। वह चाहते तो अपने पद का लाभ उठाकर हजारों रुपए कमा सकते थे, पर ऐसा सोचना भी उनके लिए अनुचित है। पुत्र के विवाह में आवश्यकता से अधिक खर्च करना उनकी नीति के विरुद्ध है, पर रमानाथ की इच्छा जानकर उन्हें व्यवस्था पूर्वक ऐसा करना पड़ता है। बाद में रुपए न दे पाने के कारण वे जालपा से गहने वापस करने की बात जब अपनी पत्नी से कहते हैं तो उससे उनकी यह विचारधारा और भी स्पष्ट हो जाती है। जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की ज़रूरत क्या है, और पर्दा रह भी कितने दिन सकता है। लेकिन जब संतान नालायक हो तो पिता को लाचारी में अनुचित मार्ग पर चलना ही पड़ता है। पुत्र द्वारा बहू के गहने की चोरी की घटना को स्वीकार करके वे बुजदिली का प्रमाण देते हैं, लेकिन देखा जाए तो परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं रहा था। दयानाथ एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो अचानक बीमार हो जाने के कारण ठीक समय पर आवेदन पत्र नहीं भेज पाता। इसका कारण है सर्जन का अनुचित ढंग से फीस मांगना, जिसे पूरा करना दयानाथ को उचित नहीं लगता। ऐसे में परिस्थितियाँ उसका साथ नहीं देती और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह एक ऐसा पात्र है जो मध्यवर्गीय नौकरी पेशा लोगों की कारुणिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। हमने दयानाथ के चरित्र चित्रण और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना, उसके चरित्र की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे इंद्रभूषण वकील के बारे में। वकील इंद्रभूषण रतन का पति है, जिसकी कथा मूल कथा के साथ साथ चलती है।
यह अपने क्षेत्र का प्रसिद्ध वकील होने के साथ साथ समाज सेवी व्यक्ति है। वह 60 वर्ष की अवस्था में छोटी आयु की युवती से विवाह करता है। इस रूप में उसे विलायसी या अन्यायी कहा जा सकता है, लेकिन उसके चरित्र के ऐसे अन्य भी पक्ष हैं जो उसे सत्पात्रों की कोटि में खड़ा करते हैं। इंद्रभूषण का अधिक आयु में विवाह करने का एक मनोवैज्ञानिक कारण है। पहली पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपने बेटे के कारण उसने विवाह नहीं किया था, लेकिन बेटे को भी जब काल ने छीन लिया तो जीवनाधार के लिए उसे दूसरा विवाह करना पड़ा। आयु का अधिक अंतर होने के कारण वह एक तरह से स्वतः अयोग्य है। इस तथ्य से वह परिचित है। इस खाई को पाटने के लिए वह रतन के प्रति सदैव स्नेह और सम्मान का भाव रखता है। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पति का सा स्नेह न था। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और कोई चीज़ ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की जरूरत थी, सदैव आधार की, जिसके सहारे वह इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सके। इसीलिए वे भ्रसक हो रतन की इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते थे। इंद्रभूषण एक सहृदय मानव है। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नर्म है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। पत्नी के प्रति भी उनके उद्गार हैं। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय, ओह कितना बड़ा अन्याय। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया, क्षमा करना। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद रतन का जीवन अनेक संकटों से घिर सकता है, इसलिए वे वसीयत करना चाहते थे, पर रतन ने उन्हें इसका अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि वह परिस्थिति की गंभीरता को ही नहीं समझ पाई थी। इसी कारण पति की मृत्यु के बाद उसे अनेक संकटों को झेलना पड़ा। इंद्रभूषण का चरित्र इस पंक्ति से जाना जा सकता है। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने का, न पीने का सुख, न मेले का, न तमाशे का शौक। जीवन क्या दीर्घ तपस्या थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य पालन था। हमने इंद्रभूषण के बारे में जाना, इंद्रभूषण के चरित्र के बारे में जाना। अब हम जानेंगे रमेश के बारे में। रमेश रमानाथ का मित्र है, जो सरलता, सादगी, सच्ची मित्रता के गुण से युक्त है। उम्र 40 वर्ष, मन से शौकीन, शतरंज के खिलाड़ी। खेलने बैठ जाते तो दफ्तर भी जाना भूल जाते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, अतः मन बहलाव के लिए यह विनोद ही एकमात्र आधार था। वह एक हेड क्लर्क है। इस पद पर हजारों से वारे न्यारे हो सकते थे, पर वह रिश्वत को हराम समझता है। मित्रता के लिए कुछ भी कर गुजरना उसकी प्रकृति में है। रमानाथ को नौकरी वहीं दिलाता है। पहले वह रमानाथ को रिश्वत लेने से नहीं रोकता, लेकिन जब पाता है कि पानी सर से ऊंचा जा रहा है तो सच्चे मित्र की भांति उसे रोकने का पूरा प्रयास करता है। अनुचित सहायता को वह सही नहीं मानता, इसलिए रमानाथ के उद्धार मांगने पर वह उसे साफ मना कर देता है। मेरे तुम प्यारे दोस्त हो, तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो। रमानाथ को सचेत भी करता है कि उसे ऑफिस के पैसे समय पर जमा करवा देने चाहिए, अन्यथा वह बुरे परिणाम के लिए तैयार रहे। इस प्रकार वह मित्रता से कहीं अधिक कर्तव्य परायणता को महत्व देता है। हमने रमेश के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम जग्गो के बारे में जानेंगे। जग्गो देवी दीन की पत्नी है, जिसका प्रारंभिक परिचय एक कटु भाषणी और रूढ़ परंपराओं की अनुगामिनी के रूप में है। देवी दीन जैसे पति को छोटी छोटी बात पर डांटना फटकारना उसकी प्रकृति बन गई है। इनसे कौन सा नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। जग्गो के इस आक्रोश के पीछे उसके जीवन का दुर्भाग्य छुपा हुआ है। जीवन में जब अधिक कुछ न हो और जो कुछ हो वह भी छिन जाए तो व्यक्ति का स्वभाव कटु हो ही जाता है। जग्गो और देवी दीन युवा पुत्रों को आंखों के आगे अपने से हमेशा के लिए दूर जाते देख चुके।
देवीदीन ने जहाँ स्वयं को इस सब बातों से तटस्थ करने का प्रयास किया है, वहाँ जग्गो अंदर ही इस आग में सदैव झुलसती रहती है। उसकी ममता की चरम सीमा है। जब वह अपने बेटे के मुकद्दर की जोड़ी को रमानाथ को दिखाते हुए कहती है, यह जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। रमानाथ को तब अनुभव होता है कि बुढ़िया में कितना पावन धैर्य, विशाल वत्सलता है। उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल और कितना मनसवी है। रमानाथ के प्रति उसके हृदय में अपार वात्सल्य है। जालपा को वह पूरी तरह से पुत्र वधू के रूप में ही अपनाती है। उसका रूढ़िवादी व्यवहार अवश्य उभरता है। वह उसे अपने चूल्हे चौके से दूर ही रखती है। रमानाथ से कहती है, बेटा, खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी लगेंगी। रमानाथ के कहने पर प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, तो उसका मन ऐसे भरा भरा सा हो जाता है जैसे मानो आंचल में वह आनंद की निधि भरे हों। जग्गो साहसी नारी है। वह बड़ी उम्र में भी अपनी जिम्मेदारी पर दुकान चलाती है। स्वयं मंडी से सब्जी तरकारी के टोकरे भरवा कर लाती है। वह स्वाभिमानी और निर्लोभी है। रमानाथ के सरकारी गवाह बनने पर जब वह जग्गो के लिए सोने की चूड़ियाँ लाता है तो वह उसे दूर फेंक देती है। हृदय स्पर्शी बन गया है। हमने उपन्यास के प्रमुख सभी पात्रों के बारे में जान लिया है, जो कहानी के कथासार को या उसकी घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं। हमने तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा करते हुए पात्र योजना और चरित्र चित्रण के बारे में जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।